Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर. Co-powered by Mongia Steel, स्टील का बादशाह. पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक. In association with JK Smart Tire. Save fuel, stay safe. PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एवं कैप्सूल अब दर्द भी घुटने टेकेगा. मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ. सूर्या है तो भरोसा है. प्रकाश सूर्या स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। आज डिकोड में हम आपको कुछ नया दिखाना चाहते हैं। पुणे में केतन अग्रवाल की हत्या के बाद पूरे देश के परिवारों में आज ये चर्चा चल रही है कि सिया गोयल नाम की ये 20 साल की लड़की खुद एक खतरनाक अपराधी प्रवृत्ति की लड़की थी या फिर अपने परिवार की इज्जत और माँ बाप के दबाव की वजह से वो इस शादी से इनकार नहीं कर पाई। यानी वो एक बेचारी लड़की है या फिर एक अपराधी प्रवृत्ति की लड़की है। यानी ऐसा लगता है कि उसके लिए शादी के लिए मना करना मुश्किल था, लेकिन मर्डर करना आसान। क्या ये घटना हमारे देश के माता पिता के लिए एक वेकअप कॉल है, यानी खतरे की घंटी है? बहस ये चल रही है कि 18 साल की उम्र में अगर जेन जी के ये बच्चे वोट डालने के लिए स्वतंत्र हैं तो शादी जैसे अपनी जिंदगी के बड़े फैसले ये खुद क्यों नहीं ले सकते। आज इस मुद्दे पर हम आपको खबर नहीं दिखाएंगे, बल्कि देश के एक मशहूर लेखक चेतन भगत के साथ एक छोटी सी पॉइंटेड बातचीत दिखाएंगे जो आज भारत के हर माता पिता को, हर परिवार को जरूर देखनी चाहिए। इसके बाद हम आपको आज से 36 साल पहले जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक नर्स के अपहरण और हत्या की कहानी सुनाएंगे। इस नर्स का नाम था सरला भट्ट और ये एक कश्मीरी पंडित थी। अब 36 साल के बाद अदालत में दायर की गई चार्जशीट में एक कश्मीरी आतंकवादी यासीन मलिक को सरला भट्ट की हत्या का मुख्य आरोपी माना गया है। सरला भट्ट आज जिंदा नहीं है, लेकिन वो आज भी इंसाफ का इंतजार कर रही हैं और उनकी आत्मा आज भी ये जरूर चाहती होगी कि उनके कातिल को कड़ी से कड़ी सजा मिले, और उस कातिल का नाम है यासीन मलिक। ये नाम आपने पहले भी कई बार सुना होगा। और आखिर में आपको दिखाएंगे कि यूरोप में गर्मी से परेशान लोग अब दिन रात एयर कंडीशनर्स खरीदने के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं। अब यूरोप एयर कंडीशनर्स के लिए इतना बड़ा बाजार बन गया है कि भारत की कई बड़ी बड़ी कंपनियों को भी वहां अपने एसी बेचने का एक सुनहरा मौका दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे पहले पुणे के केतन अग्रवाल के मर्डर को अब 12 दिन बीत चुके हैं और पूरे देश में यही चर्चा है कि पुणे पुलिस इस मामले में आरोप कैसे साबित करेगी और सिया गोयल और चेतन बाबूलाल चौधरी को क्या सजा दिलवा पाएगी। पुलिस लोहगढ़ किले में सिया के साथ क्राइम सीन को पहले ही रिक्रिएट कर चुकी है और आज पुलिस चेतन को भी इसी जगह पर लेकर गई। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि पुलिस को यह पता लगे कि आरोपी और गवाह मर्डर की जो कहानी बता रहे हैं वो घटनास्थल और सबूतों से मेल खाती है या नहीं। इस केस की जांच में पुलिस अब एक नया तरीका अपना रही है जिसमें चेतन खुद ही अपना सच बताएगा और इस तरीके का नाम है गेट एनालिसिस, GAIT। ये फोरेंसिक जांच की एक ऐसी टेक्निक है जिसमें किसी भी व्यक्ति के चलने के तरीके यानी वॉकिंग पैटर्न का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है। जिस तरह हर इंसान के फिंगरप्रिंट्स और उसके हस्ताक्षर अलग होते हैं, उसी तरह से हर इंसान का चलने का अंदाज भी अलग होता है। और इस एनालिसिस की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि 18 जून को केतन अग्रवाल की हत्या के दिन चेतन ने अपनी पहचान छिपाने के लिए एक हुडी पहन रखी थी, जिससे सीसीटीवी फुटेज में उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अब पुलिस को यह साबित करना होगा कि हुडी पहने हुए जो लड़का आपको इसमें दिखाई दे रहा है, ये लड़का वाकई चेतन ही था या फिर कोई और। इसीलिए पुलिस इस गेट एनालिसिस के दौरान चेतन को वही हुडी पहनाएगी
और लोहगढ़ किले की उसी जगह पर दोबारा उसका वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा। चेतन ने भले ही हुडी से अपना चेहरा छिपा लिया था, लेकिन हर व्यक्ति का चलने का अंदाज यानी उसकी चाल दूसरों से अलग होती है। आपने देखा होगा, आप कई लोगों को उनकी चाल से ही पहचान लेते हैं। कोई लंबे कदम रखता है, कोई छोटे कदम रखता है, किसी के हाथों की मूवमेंट ज़्यादा होती है तो किसी का शरीर एक खास तरफ झुकता है। गेट एनालिसिस में किसी व्यक्ति के कदमों की लंबाई, चलने की रफ्तार, शरीर का झुकाव, उसके हाथों की हरकत और पूरे बॉडी मूवमेंट का एक वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है और इन सभी बातों को मिलाकर हर व्यक्ति के चलने का एक अलग पैटर्न, एक अलग तरीका बन जाता है, जिसे आसान भाषा में उस व्यक्ति का वॉकिंग सिग्नेचर कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। इसके बाद एआई, फॉरेंसिक सॉफ्टवेयर और एक्सपर्ट्स की मदद से दोनों वीडियोस की तुलना की जाएगी ताकि पता चल सके कि दोनों में चलने का जो तरीका है, जो दोनों की चाल है, वो एक जैसी है या नहीं। अगर सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे व्यक्ति और चेतन की चाल में कोई समानता मिलती है तो ये इस बात का महत्वपूर्ण फॉरेंसिक सबूत बन जाएगा कि सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा व्यक्ति ही चेतन है। यानी अब चेतन का चलने का तरीका जांच में खुद उसके खिलाफ ही एक अहम सबूत बन सकता है। हालांकि सिर्फ इस गेट एनालिसिस के आधार पर ही किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, बल्कि इसे दूसरे सबूतों के साथ भी मिलाकर देखना होगा। पुणे पुलिस को इसे सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल फोन की लोकेशन, व्हाट्सएप चैट्स जैसे डिजिटल सबूतों के अलावा फॉरेंसिक रिपोर्ट और गवाहों के बयानों के आधार पर भी अदालत में चेतन को दोषी साबित करना होगा। पुलिस पहले ही चेतन की हुडी और उसके हेडफोन्स को जब्त कर चुकी है। अब हत्या के दिन चेतन ने जो कपड़े पहने थे उन्हें भी पुलिस बहुत जल्द बरामद करेगी। अब देखिए, केतन अग्रवाल मर्डर केस में इस समय देश के लगभग हर परिवार में सिर्फ एक ही सवाल पर बहस हो रही है और आपके परिवार में भी यह बहस जरूर हुई होगी। वो सवाल यह है कि अगर सिया गोयल को केतन अग्रवाल से शादी नहीं करनी थी तो उसने इस शादी से इनकार क्यों नहीं किया। आज इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश की है चेतन भगत ने, जो कि एक मशहूर कॉलमिस्ट हैं और एक ऑथर भी हैं। चेतन भगत भारत के सबसे चर्चित लेखकों में से एक हैं। उनकी किताबें बेस्ट सेलर रही हैं और उन पर कई सुपरहिट फिल्में भी बन चुकी हैं। तो उन्होंने आज एक अखबार में आर्टिकल लिखा है जिसका शीर्षक उन्होंने रखा है व्हाई सिया कुड नॉट से नो टू मैरिज। ये वो आर्टिकल है जो आज मेरे हाथ में है और इस पर अभी एक राष्ट्रीय बहस चल रही है। व्हाई सिया कुड नॉट से नो टू मैरिज, हिंदी में मतलब है सिया शादी के लिए ना क्यों नहीं कह पाई, जिसमें उन्होंने हमारे देश के युवाओं पर पारिवारिक दबाव के बारे में बात की है और कहा है कि आजकल के युवा खास करके फैमिली बिजनेस और बिजनेस फैमिलीज में युवाओं के जीवन का कोई भी फैसला अक्सर उनके माता पिता लेते हैं और सिया के साथ भी ऐसा ही हुआ। और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए खुद चेतन भगत इस समय दुबई से हमारे साथ मौजूद हैं। और मैं चेतन, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आपका बहुत बहुत स्वागत है डिकोड में। थैंक यू सुधीर जी, आपकी आवाज पूरे देश को आ रही है और देश के बाहर भी आ रही है, यहाँ दुबई में। चेतन, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है, अगर आज आप अपने आप को सिया गोयल के पिता की जगह रखें तो आप अपने आप में क्या बदलाव करना चाहेंगे और आप इस पूरी घटना को कैसे देखेंगे? जी हाँ, पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूं कि मैं सिया गोयल को ना डिफेंड कर रहा हूँ ना आरोपी मान रहा हूँ। वो एक सब जुडिस केस है, उस केस में बहुत कुछ चल रहा है। आपने अभी गेट एनालिसिस बताया, वो आज की वो घटना है, तो उस पे कहना, उसमें कोई एक ओपिनियन राइटर के लिए, कोई लेखक के लिए कोई बड़ी ना जिम्मेदारी का काम है वो, और ना वो सही है। वो सब जुडिस केस है, वो कानून डिसाइड करेगा। अगर वो आरोपी होगी उसे कड़ी सजा मिलेगी और मिलनी भी चाहिए, और अगर उसने ऐसा किया है तो ये तो बहुत ही घिनौना काम है, उसको साइड पे रखते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है सुधीर जी कि कोई एक घटना घटती है, उससे देश के कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे जो डिस्कस नहीं हो रहे वो डिस्कस करने का मौका मिल जाता है। जैसे इस केस ने पूरे देश को के ऊपर कब्जा किया हुआ है। 12 दिन हो गए अभी तक इसी की बात चल रही है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कभी डिस्कस नहीं होते, और वो कि हमारे समाज में अभी भी माँ बाप की ये आदत है कि बच्चों को कंट्रोल करना है। कहते तो हम हैं जेन ज़ी का जमाना है, लेकिन माँ बाप बताते हैं कि बिस्किट कौन सा खाना है और दुल्हन कौन सी लानी है और दूल्हा कौन सा लाना है और बच्चे कब पैदा करने हैं। और ये बहुत ज्यादा बिजनेस फैमिलीज में होता है।
और इसके दो मुख्य कारण हैं। एक तो ये कि जो हमारे बिजनेसमैन है बहुत स्टेटस कॉन्शियस हैं, थोड़े से पैसे होते हैं उनके पास, उनको समाज में दिखाना है कि उनका रुतबा है, तो वो बहुत महंगी महंगी शादियां करते हैं और दिखाना चाहते हैं कि देखिए हमारे बच्चे हमारा कितना कहना मानते हैं। वो भी एक तरह से एक स्टेटस सिंबल बन गया है कि देखो मेरी बेटी कितनी संस्कारी है, मेरी बेटी ने इससे शादी करी, मैंने जहां उंगली रखी उसने वहां पे शादी की। ये उनका एक, और मेरे को लगता है कहीं ना कहीं ये एक बिजनेसमैन का काम नहीं है। बिजनेसमैन का काम है देश को आगे लेके जाना, नई नई तकनीकें लाना। मैंने आर्टिकल में लिखा है चाइना में देखो रोबोट्स बन रहे हैं, वहां डालो ना पैसे। यहाँ के जो बिजनेसमैन है उनको कहो कि वहां पे पैसे लगाएंगे क्या, महंगी महंगी शादियां जो करते रहते हैं कि ठीक है, इतने हमारे देश की इतनी इनकम थोड़ा है कि ऐसे आप करोड़ 10-10 20-20 करोड़ की शादियां करें। एनीवे, पहला रीजन ये है सुधीर जी। दूसरा रीजन ये है कि बच्चे भी माँ बाप को कुछ नहीं कह पाते, क्योंकि ये जो बच्चे आते हैं इनको माँ बाप ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं देते, इंडिपेंडेंट नहीं बनाते। उनको यही लगता है दुकान पे गल्ले पे बैठना है, तो पैसे सारे मम्मी पापा से ही आ रहे हैं, तो वो भी उठ के बोल नहीं पाते। तो जब ये केस आया, केस तो बहुत घिनौना है और बहुत ही एक्सेप्शनल है, लेकिन बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया में कहा वी अंडरस्टैंड द प्रेशर। लोगों और बच्चों ने कहा हम समझ सकते हैं, क्योंकि ऐसा केस दुनिया में और कहीं हो ही नहीं सकता सुधीर जी। अगर शादी होती जहां उस लड़की को मारा पीटा जा रहा होता या उसको तलाक नहीं दिया जा रहा होता, तो मर्डर होते हैं कभी कभी, वो भी गलत है। लेकिन एक मंगेतर को सगाई तोड़ना तो बहुत आसान काम है, पूरा कानून उसके साथ है, वो जाके अपने बॉयफ्रेंड के साथ अगले दिन कोर्ट में शादी कर सकती थी। लेकिन ये चीज कि तो माँ बाप की इज्जत खराब हो। चेतन, क्या आप इसे अपराध से ज्यादा पेरेंटिंग का इशू मानते हैं? नहीं, अपराध तो बहुत घिनौना है सर, अपराध केस स्पेसिफिक है। पर जो जैसे क्या होता है ना सर, कई बार कोई बच्चा सुसाइड कर लेता है एंट्रेंस एग्जाम के लिए। अब वो तो कुछ ही बच्चे करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि लाखों करोड़ों बच्चे प्रेशर नहीं फील कर रहे हैं। या एंट्रेंस एग्जाम में या कोटा फैक्ट्री में, जहाँ पे कोटा में कुछ बच्चों ने ही गलत कदम उठाया है और उसमें हम जा सकते हैं। लेकिन क्या इससे एक ब्रॉडर इशू भी आया ना कि कहीं हम ऐसा तो नहीं कि अपने बच्चों पे बहुत प्रेशर डाल रहे हैं। तो ये इशू है। इसमें कहना मुश्किल है कि पेरेंट्स का ज्यादा है या लड़की का ज्यादा था, लेकिन मैं सारे इंडिया के माँ बाप से गुजारिश करूंगा कि हर इंसान जब पैदा होता है, जब वो बालिग होता है, उसकी फ्री विल, उसकी लिबर्टी, उसकी आजादी एक बहुत फंडामेंटल नीड है। आप बच्चे को पालिए, प्यार दीजिए उसको, लेकिन कंट्रोल मत कीजिए। उसको सपोर्ट कीजिए, कंट्रोल मत कीजिए। और अगर आप वो करोगे तो वो डबल लाइफ जीना शुरू कर देंगे, जो ये लड़की शायद जी रही थी। मेरे को भी पता नहीं, पर जो मैं वीडियो देखता हूँ और जो उसके माँ बाप टीवी पे बोलते हैं, माँ बाप कहते हैं हमें तो पता ही नहीं था वो ये करती थी, हमें तो पता ही नहीं था वो ये करती थी, हमें तो ये नहीं पता था कि उसको एक बॉयफ्रेंड है, हमें ये नहीं पता था उसको ये लड़का पसंद नहीं है। जी, ऐसे कैसे हो सकता है? आपका बच्चा है, आप अपनी तरफ से तो उसे इतना कंट्रोल कर रहे हो जी चेतन, और बच्चा कुछ और ही कर। और ये घर घर की कहानी है सुधीर जी। अपने माता पिता शायद की मर्जी के खिलाफ, एजुकेटेड सर्कल्स में नहीं है, पर सॉरी सर, अपने माता पिता की मर्जी के खिलाफ कैसे खड़े होना है, क्या आप इसे एक लाइफ स्किल मानते हैं? और आपको लगता है कि जो हमारी जेन जी है इसके पास अभी ये लाइफ स्किल नहीं है, खास तौर पर उन बिजनेस फैमिलीज के में जो बच्चे हैं उनके पास ये स्किल नहीं है, क्योंकि उन्हें दोनों चीजें चाहिए, माँ बाप का पैसा भी चाहिए, वो लाइफस्टाइल भी चाहिए, और फिर साथ साथ अपनी एक पैरेलल जिंदगी भी चाहिए। तो इज इट अ लाइफ स्किल? सुधीर जी, अगर आपको फाइनेंशियल डिपेंडेंस चाहिए और लाइफ में इंडिपेंडेंस चाहिए, मतलब आपको पैसे के लिए उनकी, अगर पैसे आप जिससे लेते हैं सर, वो बिल तो देता है ना सर। तो अगर माँ बाप से अगर आप अपनी लाइफ जीना चाहते हो तो खुद को काबिल बनाओ, है ना सुधीर जी। आपका तो अपना करियर है, आप तो पापा के गल्ले पे नहीं बैठे, तो आपके पापा कुछ बोलेंगे, आप भी अपनी राय रखोगे। एक तो ये बात है। और इसीलिए मैंने शादी भी अपनी मर्जी से ही की थी चेतन, इसीलिए शायद मैं कर पाया। अच्छा किया सर, मर्जी से करी, और उस लड़की की भी मर्जी थी, नहीं तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है। अच्छा, लेकिन दूसरी बात यह कि हमारे इंडिया का कल्चर भी थोड़ा ऐसा है, और ये लोगों को समझने की बात है कि बड़ों का आदर करना चाहिए। ये हमारे यहाँ बहुत ज्यादा इसको मानते हैं। इसका एक ओवरऑल नुकसान भी है देश को। नुकसान यह है कि ऑफिस में भी बॉस जो कह रहा है वही सही है। अगर कोई नया आइडिया भी देना चाहता है, अगर देश तरक्की कैसे करेगा जब नई पीढ़ी आके कहती है जो पहले हो रहा था वो अब हम चीजें अलग ढंग से करेंगे। आप अलग ढंग से कुछ करना ही नहीं चाहते। अगर आप देखो तो अक्सर ये बिजनेस फैमिली वही बनाए जा रहे हैं, वॉशर बना रहे हैं, बॉल बेयरिंग बना रहे हैं, टाइलें बना रहे हैं, वही, कोई ज्यादा इनोवेशन का काम नहीं है। ज्यादा दुनिया में एआई हो रहा है, हमारे इंडिया के एसएमई सेक्टर से क्यों नहीं एआई कंपनी निकलती? वहां से क्यों नहीं इंटरनेट कंपनी? जो भी निकली है थोड़ी बहुत यूनिकॉर्न्स, ये बैंगलोर में
बच्चों ने अलग निकाली है, अलग ही टाइप का बैकग्राउंड के लोगों ने निकाली है। ये क्यों नहीं नया जी इजाद करते? चेतन, Because आपकी जो वो ऑब्जर्वेशन मानसिकता है सर, ये आपकी जो ऑब्जर्वेशन है सोसाइटी के बारे में, आपके आसपास चीज़ें बड़ी सटीक रहती है। मैं वापस अपने पहले सवाल पर आना चाहता हूं। अगर आप अपने आप को सिया गोयल के पिता के तौर पर रखें तो आपके लिए इसमें क्या सीख है, और आज आप क्या सोच रहे होते, आप अपना आत्मविश्लेषण कैसे करते? मैं दो लड़कों का पिता हूं, मैं सिया गोयल का तो नहीं है, लेकिन इस केस ने मुझे इतना जरूर कह दिया कि मेरे को पता होना चाहिए कि मेरे बच्चों की लाइफ में क्या हो रहा है, और ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए, घर पे ऐसा माहौल होना चाहिए कि बच्चे बोल सके जो वो कर रहे हैं। अगर मैं, हो सकता है मैं बोलूं कि यार शराब नहीं पीनी चाहिए, लेकिन अगर बच्चे बोलते हैं नहीं पापा मैं कभी कभी मेरे को दोस्तों के साथ बियर पी लेता हूँ, इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि मैं तो मेरे तो सामने ही पी लेते हैं वो, खैर इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, और मैं इनकरेज नहीं करता, मैं नहीं कहता उन्हें कि आप पियो या ना पियो। और जो भी गर्लफ्रेंड है बॉयफ्रेंड है बताएं। सेम वे सुधीर जी, अगर आपके ऑफिस में अगर आपको लोग कभी बोलना बंद कर दें कि सुधीर जी आप हमेशा सही होते हैं, कोई बोले ही ना, गड़बड़ है ना वो, इसका मतलब है कि कम्युनिकेशन ओपन नहीं है। तो कहीं ना कहीं मैंने भी सोचा कि ऐसा तो नहीं कि मेरे बच्चों का साथ, तो मैं तो मेरी तो यही सीख है, और आई होप बाकी पेरेंट्स को भी यही सीख है कि जो बच्चे कर रहे हैं उसको पहले तो उनमें घर में ऐसा माहौल रखिए कि बच्चे जो अपनी डबल लाइफ ना जिए, घर आके आपको बता सके। हो सकता है वो चीजें कर रहे हो जो आपको पसंद ना हो, लेकिन सर ये बहुत बड़ा देश है, आप ये नहीं कह सकते कि आप हमारी बनिया कम्युनिटी में ही डेट करोगे, आप इसी कम्युनिटी में डेट करोगे, ये फिर देश क्या हुआ? हम एक देश कैसे हैं? सब इतना करते रहे, बच्चे तो मिलेंगे ना एक दूसरे से, कोई बैंगलोर जा रहा है नौकरी करने, कोई दिल्ली जा रहा है, हो सकता है कोई गुजराती से मिले, कोई बंगाली से मिले, कोई पंजाबी से मिले। तो आप ऐसी सोच रख कैसे सकते हो कि नहीं हमारा ही होना चाहिए, हमारे ये है भारतीय होने का मतलब। जी, ये जो तो लड़की ये भी है हमें सिया, सीखना है ना सर। ये 20 साल की लड़की है, ये शादी के लिए मना नहीं कर सकती लेकिन मर्डर कर सकती है। ये कैसी प्रायोरिटी सेट की इसने अपनी? डू यू थिंक शी और इवन जेन ज़ी इज कंफ्यूज्ड? ये तो सर मेरी भी सोच के और हम सबकी सोच के बाहर है, क्योंकि आज तक ऐसा केस हुआ ही नहीं कि इतना बड़ा कदम उन्होंने सोचा कि मैं उठाऊं। हो सकता है सुधीर जी अभी आजकल आ रहा है कुछ पैसे का भी चक्कर है, आज ही कोई खबर आई करोड़ रुपया इधर उधर हुआ है, हमें सारे डिटेल्स अभी नहीं पता, हो सकता है कोई और प्रेशर भी। पहली बात तो वो रूल आउट नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी समझ नहीं आता सर कि ऐसे कोई कैसे कर सकता है, मतलब ये समझ के बाहर है। चाहे जितना भी हो जाए, जितने भी माँ बाप का प्रेशर हो, अगर आप कल को जाके कोर्ट में शादी करके आओ और डॉक्यूमेंट दिखा दो, उसके बाद कोई क्या ही कर लेगा जी। तो मुझे नहीं समझ आते ये मुझे इसमें कोई कहीं ना कहीं एक मानसिकता खराब है, और कहीं ना कहीं बच्चों की गाइडेंस नहीं मिल रही है। आई डोंट नो कौन सा टीवी देख रहे हैं, कौन सा रील्स देख रहे हैं। हमारा ये जो डिस्कशन इस समय जो फैमिलीज देख रही हैं, आज से अगर कोई एक बदलाव उन्हें अपने अंदर लाना हो तो वो क्या होगा? वो ये होगा कि अपने बच्चों के साथ नॉन जजमेंटल, उसे हिंदी में कैसे बोलेंगे सर, नॉन जजमेंटल कम्युनिकेशन करना है। ऐसी जैसे दो दोस्त मिलते हैं, मेरा दोस्त मुझसे मिलता है तो मुझे बताता है यार मेरी लाइफ में ये चल रहा है, मेरी शादी ठीक नहीं चल रही, मेरा यहाँ नुकसान हो गया, मैंने ये गलत कर दिया। ओके, वो मेरा दोस्त है, मेरा काम है उसकी बात सुनना। अगर बच्चे जो उनकी हसरतें हैं, जो उनका बिहेवियर है, वो आपको बताने से डर रहे हैं, छुप छुप के चीजें कर रहे हैं, उसमें खतरा है। बच्चों को बिठाओ और बोलो देखो, हाँ मैं तुम्हारा माँ बाप हूं, मैं तुम्हारा पूरा दोस्त कभी नहीं बन सकता, लेकिन ऐसा मत सोचो कि कुछ तुम्हारे मन में बहुत चीज है, तुम मेरे आगे बोल नहीं सकते। मैं तुमसे ज्यादा मैं किसी से प्यार नहीं करता लाइफ में, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी जी, ये कभी मत सोचना। तो ये आई थिंक अगर इंडिया के लोग समझ जाएं तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा, हमारे बच्चे भी खुश रहेंगे, जेनजी भी खुश रहेगा, और ऐसा केस भी दोबारा नहीं होगा। ये मुझे लगता है कि ये अवेयरनेस का भी एक इशू है, क्योंकि इतने समय से हमारी जो परवरिश हुई है पिछली जनरेशन की, वो ऐसी ही हुई है। आज आपने बड़ी शिद्दत से ये एक आर्टिकल लिखा है बहुत बड़ा, आपको ऐसा लगता है कि अब इस इशू पर कभी आपको एक बुक लिखनी चाहिए? बुक लिखेंगे तो हो सकता है उस पर कोई फिल्म बन जाए, और उसमें भी कुछ इस तरीके से जोर दिया जाए कि इसमें अवेयरनेस आए। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें आप मसाला ढूंढिए, लेकिन कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे समाज में एक अवेयरनेस आए। सर मैंने तो पूरा करियर ही इस प्लॉट पे बना दिया। 2 स्टेट्स से लेके कोई भी किताब आप मेरी ले लो, कोई भी फिल्म ले लो, उसमें यही होता है कि माँ बाप नहीं मानते इंडिया में आसानी से कोई चीज। ये प्लॉट इंडिया में ही बन सकता है सर।
गौरव की पिक्चरों में ये प्लॉट बनेगा ही नहीं। वो बोलेंगे ये भी कोई बात हुई, माँ बाप कौन होते हैं कहने वाले, किससे शादी करोगे। अब वो एक अप्रोच है, मैं ये नहीं कह रहा कि हमें वैसा बनना है, लेकिन ये एक अप्रोच है कि इतना प्रेशर फील हो रहा है कि क्राइम के रास्ते पे बच्चे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समाज को इसके मतलब लड़की को तो सजा मिलनी चाहिए, वो बालिग है, उसको फांसी लगेगी तो लगेगी, पता नहीं क्या होगा, लेकिन कहीं ना कहीं तो आईना दिखाना पड़ेगा ना सर, किसी को तो दिखाना पड़ेगा जी। तो ये इशू है और आज हम दिखा रहे हैं। मैं बड़ा आपको कंग्रेचुलेट करता हूँ, आपने ये डिस्कस किया, क्योंकि ये मुद्दा नहीं लोग डिस्कस करें, बड़ा आसान है, उसको फांसी लटका दो, फांसी लटका दो। अरे हम कौन होते कहने वाले, कोर्ट करेगा ना। आपको भरोसा नहीं है हमारे कोर्ट सिस्टम पे या हमारे संविधान पे, और वो तो हो ही रहा है, लेकिन जो ब्रॉडर सीख है, ये केस क्यों इतना ग्रिप किया लोगों को, इसीलिए ना क्योंकि अंदर से हमें पता है कि बच्चे के मन में हम कितना करते हैं, तू यहीं शादी करेगा, तू वहां शादी करेगा, ये हमारी जात का नहीं है, ये हमारी स्टेट का नहीं है, ये हमारी भाषा नहीं बोलता, ये हमारा खाना नहीं खाता, यही करते करते हम जीवन बिता देते हैं। तो ये कैसा देश है जहां इंसान को, हमने महात्मा गांधी ने फ्रीडम के लिए लड़ाई की है ना, तो फ्रीडम तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, चाहे गलत भी हो सर। सुधीर जी, ये भी मैं पेरेंट्स को बोलूंगा जी, आप में ज्यादा एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, आपके डिसीजन सही होते हैं, मेरे डिसीजन ज्यादा सही होंगे मेरे बच्चों से, मैं मानता हूं, लेकिन बच्चों को अपनी गलती करने का हक है। आपने गलतियां नहीं की लाइफ में सुधीर जी, बिल्कुल बिल्कुल मैंने नहीं किया, हम सब ने किया, उसी से सीखे हम, आज जो हम बने हैं उसी से सीखे हैं ना सर। तो अगर आप ये बच्चों को अपनी जिंदगी जीने दो, अपनी गलतियां भी करने दो, हो सकता है वो गलत लड़के को डेट कर रही थी, मैं ये नहीं कह रहा कि करो डेट जिसको हो सकता है, सीख जाती। बिल्कुल चेतन, आपने बहुत अच्छी बात कही और मुझे लगता है कि जो परिवार, फैमिलीज, माता पिता जो हमें देख रहे होंगे वो आपकी बातों से ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सुधीर जी, थैंक यू। तो चेतन भगत से हमारी बात हो रही थी क्योंकि आप सबके घरों में भी ये केतन मर्डर केस जो है, ये इसके बारे में चर्चा ज़रूर हो रही होगी। अब एक बात तो ये है कि जो 20 साल की लड़की है, ये शादी के लिए मना नहीं कर पाई, लेकिन मर्डर की हिम्मत इसके अंदर कहाँ से आ गई। अब इसका एक वो तो ये है कि ये एक बहुत ही ख़तरनाक और अपराधी प्रवृत्ति की लड़की थी, जिसने इस पूरे मामले को इतना आगे तक ले जाने के बारे में सोच लिया कि इसने केतन की हत्या करने के बारे में भी इसके मन में ख्याल आ गया। कितनी खतरनाक लड़की थी, और ऐसी खतरनाक लड़की या लड़का अगर आपके आसपास कहीं है तो सोचिए आपका परिवार भी या आपके परिवार में जो बच्चे हैं वो भी कितने बड़े खतरे में जी रहे हैं। और आज हम कह नहीं सकते कि हमारे समाज में और कितने ऐसे लोग हैं जिनका दिमाग ऐसा ही चलता है जैसा सिया गोयल का चलता होगा। लेकिन एक दूसरी बड़ी बात यह भी है जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हो सकता है सिया गोयल पर अपने परिवार की इज्जत का, माता पिता का इतना दबाव रहा हो कि उसने इस पूरी शादी से पीछा छुड़ाने के लिए ये रास्ता चुना हो, जो कि बहुत ही खतरनाक रास्ता था। लेकिन चेतन भगत ने जो मुद्दा उठाया कि जो बिजनेस फैमिलीज़ के जो बच्चे हैं वो अपनी बात क्यों नहीं कह पाते, क्योंकि माता पिता का प्रेशर इतना ज़्यादा है। लेकिन ये बात भी सही है कि जो बड़े बड़े बिजनेस खानदान के जो बच्चे हैं, अगर वो ये सोचें कि हमें अपना फैसला खुद लेना है और हम अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाएंगे, हमें अपने माता पिता से हमें उनका उत्तराधिकारी नहीं बनना, उनका पैसा नहीं चाहिए, उनका बिजनेस नहीं चाहिए, उनका गल्ला नहीं चाहिए, ये लाइफस्टाइल नहीं चाहिए, तब हो सकता है कि वो अपने खुद के फैसले ले सकें। लेकिन आपको फैसले भी खुद के लेने हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी का बॉस, आपके करियर का बॉस कोई और है, तब कई बार ये दबाव आ सकता है। तो केतन मर्डर केस में जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें दो बहुत बड़ी बातें हैं। पहला, केतन के पिता लोहगढ़ किले की उस जगह पर गए जहां से गिरकर उनके बेटे की मौत हुई थी, और वहां जाकर केतन के पिता को ऐसा लगा कि इस जगह से कोई व्यक्ति सामान्य तरीके से अपने आप तो नीचे नहीं गिर सकता, और इसीलिए उन्हें शक हुआ कि उनका बेटा इस जगह से खुद नहीं गिरा होगा, किसी ने उनके बेटे को धक्का दिया है। वो खुद गए और उनके मन में ये शक आया। दूसरा, हत्या से पहले केतन ने अपने पिता को एक बार ये बताया था कि लगभग 1 महीने से सिया गोयल छोटी छोटी बातों पर उससे झगड़ा कर रही है, लेकिन केतन के पिता ने उस समय इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। इधर सिया गोयल के पिता प्रवीण गोयल 6 दिन के बाद आज पहली बार अपने काम पर लौटे हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है सर। हाँ। और 6 दिन के बाद आज दुकान खोला है। हाँ। घर में टाइम पास नहीं होता है, इसलिए इधर आके बैठा हूँ। लोगों का थोड़ा बहुत ऑर्डर वगैरह है वो करने के लिए।
अब हम खबर को बदलते हैं। आपके लिए आज की एक और बड़ी खबर यह है कि जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में रहने वाली एक कश्मीरी पंडित नर्स सरला भट्ट के अपहरण और हत्या के मामले में जम्मू कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक कश्मीरी आतंकवादी यासीन मलिक को आरोपी बनाया है। ये चार्जशीट लगभग 36 वर्षों के बाद श्रीनगर की अदालत में दाखिल की गई और इस चार्जशीट में कश्मीर के ही एक आतंकवादी और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख यासीन मलिक सहित 5 आतंकवादियों को आरोपी बनाया गया है। सरला भट्ट की उम्र सिर्फ 27 साल थी। 27 साल की सरला भट्ट श्रीनगर के शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में एक नर्स थी। 18 अप्रैल 1990 को आतंकवादियों ने इसी इंस्टीट्यूट के पास मौजूद एक हॉस्टल से सरला भट्ट का अपहरण किया और फिर 5 दिन तक सरला को टॉर्चर किया और बाद में गोली मारकर सरला भट्ट की हत्या कर दी। तब आतंकवादियों ने उन्हें सेना का जासूस बताया था और ये कहकर हत्या की कि ये सेना की जासूस है, ये भारतीय सेना की जासूस है जो वहां जासूसी करने आई है। ये वो समय था जब कश्मीर में किसी भी कश्मीरी पंडित पर ऐसे ही झूठे आरोप लगाकर उनकी हत्या कर दी जाती थी, क्योंकि उस समय जो कश्मीरी आतंकवादी थे वो चाहते थे कि जितने भी हिंदू वहाँ रहते हैं कश्मीर में, जो वहाँ के लोग हैं, कश्मीरी पंडित हैं, वो सब इतने डर जाएं कि वो यहाँ से भाग जाएं। और बाद में हुआ भी यही। सरला भट्ट उस समय अनमैरिड थी, उनकी शादी नहीं हुई थी और वो उन गिनी चुनी कश्मीरी पंडित महिलाओं में से एक थी जिन्होंने कश्मीर छोड़ने के बदले अपनी नौकरी जारी रखी। यानी सरला भट्ट ने तय किया कि वो नहीं जाएगी और अपनी नौकरी यहीं रहकर करती रहेगी। इसके बाद आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के ही अनंतनाग में उनके घर पर भी ग्रेनेड से पहले हमला किया था, जिसके बाद उनका परिवार कश्मीर छोड़ने के लिए मजबूर हो गया और भाग गया कश्मीर से। चार्जशीट के मुताबिक यासीन मलिक ने ही सरला भट्ट के अपहरण और हत्या की साजिश की थी। एक और आतंकवादी खुर्शीद अहमद ने सरला भट्ट पर गोली चलाई थी और वो इस समय पाकिस्तान में है, यानी पाकिस्तान भाग गया। इसके अलावा 3 और आतंकवादियों की पहले ही मौत हो चुकी है। अब आपको बताते हैं कि इस मामले में चार्जशीट दाखिल करने में 36 वर्षों का इतना लंबा समय क्यों लगा। वर्ष 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद कश्मीरी पंडितों से जुड़े इन पुराने मुद्दों पर खास ध्यान दिया गया। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद इस मामले में गंभीरता से जांच शुरू हुई। मार्च 2024 में लगभग 34 वर्षों के बाद जम्मू कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को यह केस दिया गया और लगभग 2 साल की जांच के बाद अब यह चार्जशीट दाखिल की गई है। हम आपसे अक्सर ये कहते हैं कि कोई भी सरकार आतंकवादियों के साथ कैसा बर्ताव करती है, उससे आतंकवाद पर उस सरकार की सोच का पता चलता है। भारत में एक वो दौर भी था जब यासीन मलिक जैसे जो आतंकवादी थे, ये कश्मीर में लोगों की हत्याएं कर रहे थे, आतंकवाद फैला रहे थे, लेकिन तब भी यहां दिल्ली में इन्हें कश्मीर का प्रतिनिधि माना जाता था, कश्मीर का युवा नेता माना जाता था। कहा जाता था कि एक ऐसा युवा नेता है जो कश्मीर में बदलाव चाहता है। और जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित करने के लिए यासीन मलिक से बातचीत की जाती थी। लेकिन अब वही यासीन मलिक आतंकवादी फंडिंग के मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है और अब उसके हर गुनाह का हिसाब हो रहा है। यासीन मलिक पर यह भी आरोप था कि वर्ष 1989 में उसने पूर्व गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद का अपहरण किया था। फिर 1990 में ही भारतीय वायुसेना के 4 अधिकारियों की इसी आतंकवादी ने हत्या की थी और वर्ष 2006 में इसी यासीन मलिक से उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तब मुलाकात की थी। ये तस्वीरें आप देखिए, यही है वो यासीन मलिक। इन तस्वीरों में ये प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहा है, शांति का दूत बना हुआ है, कश्मीर का प्रतिनिधि बना हुआ है, कश्मीरियों का यह प्रतिनिधि है। दिल्ली बुलाकर प्रधानमंत्री से मिलते हैं, इसका सम्मान करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं इसके साथ, बाकायदा वहां प्रेस के लोगों को बुलाया जाता है। और देखिए कितने शौक से डॉक्टर मनमोहन सिंह हाथ मिलाते हुए देखिए फोटो खिंचवा रहे हैं, कैमरे में लेंस में देखते हुए। हालांकि डॉक्टर मनमोहन सिंह आज जिंदा नहीं है, इसलिए उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन कांग्रेस के बारे में तो हम कह ही सकते हैं। ये थी कांग्रेस पार्टी की नीतियां।
कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस की सरकारों की जो नीति थी आतंकवाद पर, उससे आतंकवाद को ग्लोरीफाई करने में मदद मिली। ये आतंकवादी अपने आप को हीरो समझने लगे थे। और आज आप सोचिए, आज सरला भट्ट इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा आज भी इंसाफ के लिए तड़प रही होगी। आज भी सरला भट्ट की आत्मा ये चाहती होगी कि उसे इंसाफ मिले। और जिन दरिंदों ने उसकी हत्या की सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक कश्मीरी हिंदू थी, कश्मीरी पंडित थी और वहां पर रहकर अपना काम कर रही थी, और उसने कश्मीर छोड़ने से इनकार कर दिया था, सिर्फ इसलिए उसकी हत्या की गई, अपहरण किया, 5 दिन तक टॉर्चर किया। और मैं कह नहीं सकता, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि और 5 दिन क्या क्या किया होगा, कैसे टॉर्चर किया होगा इस महिला को जो सिर्फ 27 साल की थी, और फिर इसकी हत्या कर दी। आज सरला भट्ट की आत्मा इंसाफ मांग रही है और वो ये ज़रूर चाहती होगी कि इस प्रकार के जो दरिंदे हैं, यासीन मलिक जैसे, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई, इन्हें सख्त से सख्त सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। तो ये कुछ ऐसे केस हैं जिनके बारे में कभी दुनिया को पता ही नहीं चला। 36 साल पहले सरला भट्ट की हत्या कर दी गई। मीडिया ने कभी इसे पहली हेडलाइन नहीं बनाया, इस पर कभी कोई चर्चा नहीं हुई। और उस समय का जो इकोसिस्टम था वो ऐसा था कि उसने इन घटनाओं को कभी देश की जनता तक पहुंचने भी नहीं दिया। उस समय से एक छोटी मोटी घटना मान लिया गया था। लेकिन आज 36 साल के बाद अगर आप दोबारा से ये सोचने की कोशिश करें, कल्पना कीजिए कि 36 साल पहले कश्मीर में कैसे हालात होते होंगे, जब कश्मीरी पंडितों को रातों रात ये कह दिया गया था कि अगर जिंदा रहना है तो यहाँ से भाग जाओ, और अगर जो लोग नहीं भागे उनकी सरेआम सड़कों पर खुलेआम हत्या कर दी जाएगी। और बहुत लोगों की हत्या की गई। और ये यही देश था। उस समय लोकतंत्र कहाँ गया था? उस समय का मीडिया कहाँ था? उस समय के जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, वो क्या कर रहे थे? और उन्होंने इन्हें इंसाफ क्यों नहीं दिलाया? आज जो हमारे दर्शक हैं उन्हें ये ज़रूर सोचना चाहिए। इसलिए सरला भट्ट की जो खबर है आज आप तक पहुंचाने का हमारा मकसद ये है कि सरला भट्ट के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई। सरला भट्ट जैसे और जो हज़ारों लाखों कश्मीरी पंडित थे, उनके घर उजड़ गए, कितने लोगों की जानें चली गई, उनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई। और इस नाइंसाफ़ी के लिए ये जो पूरा देश है उसे इनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। अब आपको बताते हैं कि आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल इस समय काफ़ी परेशानी में क्या है, लेटेस्ट परेशानी क्या है। पूरी दुनिया में स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंतज़ार हर साल सितंबर में लॉन्च होने वाले आईफोन का रहता है, जब सितंबर में आईफोन का नया मॉडल लॉन्च होता है। दुनिया भर के लोग इसका इंतज़ार करते हैं। और इस फ़ोन के लॉन्च होने से कुछ महीने पहले ही अटकलें लगनी शुरू हो जाती हैं कि इस नए आईफोन के डिज़ाइन में क्या क्या नए बदलाव होंगे, क्या क्या नए फीचर्स इसमें आएंगे और नया आईफोन कैसा होगा। सितंबर के महीने में ये लॉन्च होता है हर साल नया मॉडल। लेकिन यही इंतज़ार आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल का सबसे बड़ा डर भी है। एप्पल की सबसे बड़ी चुनौती हर बार ये होती है कि वो आखिरी दिन तक अपने लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन के बारे में कोई भी जानकारी या कोई भी तस्वीर, फीचर्स के बारे में कोई भी जानकारी लीक नहीं होने देता। लेकिन न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इस बार ऐसा लगता है कि आईफोन 18 के बारे में जानकारियां हैकर्स ने चुरा ली हैं और हैकर्स को पता चल गया है आईफोन 18 के डिज़ाइन के बारे में। मतलब आईफोन 18 का डिज़ाइन लीक हो चुका है। एप्पल जैसी कंपनी की सबसे बड़ी ताकत उसकी ब्रांड और उसकी टेक्नोलॉजी के साथ साथ उसकी सीक्रेसी भी होती है कि वो कभी किसी को पता नहीं चलने देती कि उसकी टेक्नोलॉजी क्या है, उसके वेंडर्स कौन हैं, कहाँ से वो क्या क्या सामान बनवाती है, उसके स्पेयर पार्ट्स कहाँ बनते हैं, सप्लाई चेन क्या है। अब उसी सीक्रेसी पर सबसे बड़ा हमला हुआ है। रॉयटर्स ने ये कहा है अपनी एक रिपोर्ट में कि एप्पल के एक बड़े सप्लायर टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स से 2 लाख से ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल फाइल्स हैक करके उन्हें हैकर्स ने डार्क वेब पर डाल दिया है। और इसका दावा वर्ल्ड लीक्स नाम के हैकर्स के एक गिरोह ने किया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि एप्पल का जो डेटा लीक हुआ है उस डेटा में क्या क्या है। तो पहला, इस डेटा में एप्पल के अगले नए आईफोन 18 प्रो और आईफोन 18 प्रो मैक्स को लेकर बड़ी बड़ी जानकारियां शामिल हैं। जैसे
इस नए आईफोन में कौन कौन से स्पेयर पार्ट्स लगेंगे, उन्हें बनाने वाले सप्लायर्स कौन कौन हैं, किस देश में हैं, कौन सी कंपनियां हैं, किन स्पेयर पार्ट्स के लिए एप्पल कई सप्लायर्स पर निर्भर है और किन पार्ट्स के लिए एप्पल केवल एक या दो कंपनियों पर ही निर्भर है। इस जानकारी से ये पता चल जाएगा कि एप्पल के लिए कौन कौन से सप्लायर्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। एप्पल का सप्लाई चेन ही उसके बिजनेस मॉडल की एक ताकत है, जिसकी वजह से एप्पल आज 393 लाख करोड़ रुपए की कंपनी बन पाया। लेकिन अब इस सप्लाई चेन की जानकारी ही लीक हो गई है। दूसरा, जो फाइल्स लीक हुई हैं उनमें ग्रे रंग का एक आईफोन भी है, उसकी तस्वीर भी है, जिसके पीछे 3 कैमरे लगे हैं और एप्पल का एक लोगो भी लगा है। दावा किया जा रहा है कि यह तस्वीर टाटा के प्लांट में नए आईफोन की टेस्टिंग के दौरान ली गई थी और रॉयटर्स के सूत्रों के मुताबिक यह तस्वीर नए आईफोन 18 प्रो की है, जो इस साल सितंबर में लॉन्च होने वाला है। यानी जो नया फोन आने वाला है सितंबर में, उसकी फोटो लीक हो गई है। आमतौर पर एप्पल हर साल सितंबर के महीने में पहले या दूसरे सप्ताह में अपने नए आईफोन और एप्पल वॉच को लॉन्च करता है। इस साल भी एप्पल का एक बड़ा लॉन्च इवेंट सितंबर में होने वाला है, जहां इसी आईफोन 18 प्रो और आईफोन 18 प्रो मैक्स को दुनिया के सामने पेश किया जाएगा। लेकिन उससे पहले ही ये तमाम जानकारियों का लीक होना एप्पल के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। एप्पल अपने नए प्रोडक्ट्स और अपने सप्लाई चेन की पूरी जानकारी को बहुत कॉन्फिडेंशियल रखता है, कभी किसी से शेयर नहीं करता। कंपनी कभी भी सार्वजनिक तौर पर यह नहीं बताती कि आईफोन का कौन सा स्पेयर पार्ट किस कंपनी से बनवाया जाता है, किस देश से आता है। एप्पल अपने आईफोन को बनाने के लिए किसी एक देश पर निर्भर भी नहीं रहता, बल्कि आईफोन दुनिया की सबसे जटिल ग्लोबल सप्लाई चेन का एक शानदार उदाहरण माना जाता है। एप्पल एक आईफोन को बनाने के लिए 60 से ज्यादा देशों से हजारों सप्लायर्स से स्पेयर पार्ट्स खरीदता है। अब एक आईफोन को बनाने में 2500 अलग अलग पार्ट्स का इस्तेमाल होता है। लेकिन इस लीक से एप्पल को कई बड़े नुकसान हो सकते हैं, जो कि उसके बिजनेस पर बुरा असर डाल सकते हैं। जैसे एप्पल की जो कॉम्पिटिटर कंपनियां हैं, जो एप्पल को हमेशा मुकाबला करती हैं एप्पल का, उन्हें यह पता चल जाएगा कि एप्पल किन किन सप्लायर्स के साथ काम करता है, कौन कौन सा सप्लायर क्या स्पेयर पार्ट्स एप्पल को सप्लाई कर रहा है। कंपनियों को यह भी पता चल जाएगा कि एप्पल कौन सी नई टेक्नोलॉजी और नए कंपोनेंट्स का इस्तेमाल कर रहा है। इससे ये कॉम्पिटिटर कंपनियां एप्पल से पहले ही उसके जैसी या उससे बेहतर टेक्नोलॉजी वाले स्मार्टफोन्स को लॉन्च कर सकती हैं। लीक हुई जानकारी का इस्तेमाल करके नकली आईफोन्स और नकली स्पेयर पार्ट्स भी बनाए जा सकते हैं। और रॉयटर्स के मुताबिक इस लीक को लेकर भी रॉयटर्स ने एप्पल से कुछ सवाल पूछे, लेकिन इन सवालों पर एप्पल और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन रॉयटर्स का कहना है कि एप्पल इस पूरे मामले की जांच अंदरूनी तौर पर कर रहा है और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ मिलकर वहां जो सुरक्षा व्यवस्था है इनके प्लांट में, उसे भी मजबूत करने पर काम चल रहा है। जबकि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने इस पूरे मामले की जांच के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कंसल्टिंग फर्म को नियुक्त कर दिया है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सिर्फ आईफोन के स्पेयर पार्ट्स नहीं बनाती, बल्कि आईफोन की असेंबली भी करती है। यानी इसी प्लांट में आईफोन को असेंबल भी किया जाता है। आप जानते हैं आईफोन जो है अब मेड इन इंडिया आईफोन भी है, जो भारत में ही जिसे असेंबल किया जाता है। एप्पल बहुत तेजी से अपना उत्पादन चीन से हटाकर भारत में शिफ्ट कर रहा है और चीन पर अपनी निर्भरता कम करने की एप्पल की रणनीति में टाटा जो है उसकी भूमिका बहुत बड़ी है। रिसर्च फर्म काउंटर पॉइंट के मुताबिक 2026 में दुनिया के लगभग 26% आईफोन भारत में बनने की उम्मीद है, जबकि 4 साल पहले यह आंकड़ा सिर्फ 6% था। यानी अगले साल तक आप देख लीजिए 2026 में इसी साल 26% पूरी दुनिया के आईफोन भारत में बनेंगे। इस समय भारत में एप्पल के आईफोन उत्पादन का लगभग 1/3 हिस्सा इसी कंपनी टाटा के पास है। एप्पल के अलावा इलॉन मस्क की ऑटो कंपनी टेस्ला को लेकर भी कुछ जानकारियां लीक हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक टाटा टेस्ला के लिए भी कुछ उनकी गाड़ी के लिए ऑटो पार्ट्स बनाती है। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश सिर्फ इतना नहीं है कि सितंबर में लॉन्च होने वाले आईफोन 18 की तस्वीरें और उसकी जानकारियां लीक हो गई हैं, बल्कि बड़ा संदेश यह है कि 21वीं सदी में सबसे कीमती चीज़ सिर्फ कोई प्रोडक्ट नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं, डिज़ाइन नहीं, सप्लाई चेन नहीं, बल्कि उसका डेटा और उसके बारे में तमाम जानकारियां हैं। अगर ये जानकारियां लीक हो गई और अगर आपके कंपटीशन के पास चली गई
तो बाजार में आपको बहुत नुकसान हो सकता है। इसलिए जो सीक्रेसी है, ये जो आपका डेटा है, सबसे पहले तो आपको उसे सुरक्षित रखना होगा। जब भारत दुनिया का अगला इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, ऐसे में यह घटना हमारे लिए भी एक बड़ी चेतावनी है कि अब भारत को सिर्फ मेक इन इंडिया ही नहीं बल्कि सिक्योर इन इंडिया भी बनाना होगा, क्योंकि दुनिया के कई देश ये कभी नहीं चाहेंगे कि भारत अगला इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बने। चीन तो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगा। इसलिए यह भी हो सकता है कि ये जो साइबर अटैक किया गया टाटा के ऊपर, हो सकता है इसमें कोई बाहरी शक्ति हो, बाहरी ताकतें हो, ताकि वो भारत को बदनाम कर सकें, ताकि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां आके भारत में अपना उत्पादन कर रही हैं, इन्हें ये संदेश दिया जा सके कि देखिए भारत में काम तो बहुत सस्ता होता है, काम बहुत अच्छा भी होता है, भारत एक शानदार मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है, लेकिन आपके डेटा की सुरक्षा यहाँ पर नहीं हो सकती। ये भी हो सकता है कि ये कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश है जिसके तहत भारत के ही एक प्लांट से ये जानकारियाँ लीक की गई, उसी प्लांट पर यह साइबर अटैक किया गया और ये डेटा और ये जो फाइल्स हैं इन्हें चुरा लिया गया। अब आपको वेनेजुएला से आई कुछ नई तस्वीरें दिखाते हैं। वेनेजुएला में आप जैसा कि जानते हैं 24 जून को ज़बरदस्त भूकंप आया था और अब 4 दिन बाद भी मलबे से लोगों को जिंदा बाहर निकाला जा रहा है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो किस्मत पर यकीन करते हैं, कुछ ऐसे भी होंगे जो किस्मत पर यकीन नहीं करते, कुछ लोग भगवान पर यकीन करते हैं, लेकिन ऐसे मलबे के अंदर कोई 4 दिन तक अगर कोई व्यक्ति पड़ा हुआ है और आज वो जिंदा निकल आए तो ये चमत्कार ही कहा जाएगा। इसके लिए आप किस्मत को धन्यवाद दे सकते हैं, भगवान को धन्यवाद दे सकते हैं, लेकिन है ये चमत्कार। सिर्फ 18 दिन का एक बच्चा, फिर बताता हूं आपको, देखिए सिर्फ 18 दिन का एक बच्चा अपनी मां के साथ 32 घंटे तक इस मलबे के नीचे दबा रहा। 25 जून को इस बच्चे के रोने की आवाज सुनकर रेस्क्यू टीम वहां तक पहुंची और इस रेस्क्यू टीम ने इन दोनों को बचा लिया। इसी तरह 9 साल के एक बच्चे को 72 घंटों के बाद मलबे से बाहर निकाला और 21 साल का एक छात्र 4 दिन तक मलबे में दबे रहने के बाद भी जिंदा बाहर निकल आया और जब उसे सही सलामत बाहर निकाला गया तो बाहर मौजूद लोग तालियां बजाने लगे। इसी तरह से पिछले 6 दिनों में लगभग 100 लोगों को रेस्क्यू किया गया है और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में स्निफर डॉग्स की टीम भी थी जिसने बिल्डिंग्स के मलबे के अंदर जाकर फंसे हुए लोगों का पता लगाया। इसलिए जब हमने आपको ये खबर दिखाई थी उस दिन तो मौत का मातम छाया हुआ था, लेकिन आज लोग जिंदगी के लिए, जीवन के लिए तालियां बजा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए। José, 11 años, 2 fallecidos, la hermana y la mamá. Tranquilo, papi. ¿Cuál era el bracito? Este es el bracito, ¿cierto? इस भूकंप से वेनेजुएला की लगभग 59,000 बिल्डिंग्स या तो नष्ट हो चुकी हैं या उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। वेनेजुएला में 150 वर्षों के इतिहास का ये सबसे बड़ा भूकंप था। इससे लगभग 67 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और भूकंप से अब तक लगभग 1700 लोगों की मौत हो चुकी है और अब भी लगभग 45,000 लोग लापता हैं और वो 45,000 लोग इन्हीं किसी बिल्डिंग के मलबे के अंदर कहीं ना कहीं फंसे होंगे। वेनेजुएला अभी 10,000 बॉडी बैग्स खरीद रहा है, यानी मरने वालों की संख्या अभी और भी बढ़ सकती है। रेस्क्यू ऑपरेशन में 27 देशों के लगभग 2,000 जवान शामिल हैं,
लेकिन नुकसान इतना ज़्यादा है कि हाईटेक मशीनों के बावजूद भी अब भी ये नहीं पता चल पा रहा कि इस मलबे में कितने लोग फंसे हैं और उनकी लोकेशन कहाँ कहाँ हो सकती है। आपको याद होगा, जनवरी में अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को सत्ता से हटाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और अपनी पसंद की सरकार वहां बना दी थी। अब इस भूकंप के बाद अमेरिका ने लगभग 2,850 करोड़ रुपए की मदद देने का ऐलान किया है वेनेजुएला को। इस समय अमेरिका की सेना वेनेजुएला में राहत और बचाव के अभियान में काम कर रही है। ये अभियान वो खुद चला रही है, जिसमें हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट शामिल हैं, और ये हवाई सर्वे करके ये भी पता लगा रहे हैं कि किस इलाके में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, किस इलाके में कितना नुकसान हुआ है। वेनेजुएला के बाद अब आपको लेकर चलते हैं यूरोप। जब आप यूरोप के बारे में सोचते हैं, कल्पना करते हैं, तो आप यही सोचते हैं कि यूरोप एक ऐसी जगह है जहां बहुत ठंड पड़ती है, मौसम बड़ा सुहावना रहता है, लोग बहुत सुंदर सुंदर स्वेटर और जैकेट्स पहनकर बाहर निकलते हैं। इसीलिए हमारी जो फिल्में हैं, हिंदी फिल्में, वो अक्सर अपनी शूटिंग करने के लिए यूरोप चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ की जो आबो हवा है वो अलग ही है। लेकिन आज हम आपको ये दिखाते हैं कि कैसे यूरोप में गर्मी से परेशान लोग अब दिन रात एयर कंडीशनर्स खरीदने के लिए दुकानों के बाहर लाइन लगाकर खड़े हैं। यूरोप में गर्मी के इस मौसम में 1300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, और ऐसा माना जा रहा है कि इन लोगों की मौत भीषण गर्मी की वजह से हुई है, सामान्य से 1300 लोग ज़्यादा। वैज्ञानिकों का कहना है कि 20 जून से शुरू हुई ये हीट वेव यूरोप के इतिहास की सबसे बड़ी हीट वेव में से एक है। जबरदस्त गर्मी इस समय पड़ रही है। भारत में से इस समय कई जगहों पर 45 और 50 डिग्री तापमान है। आप भी गर्मी से बड़े परेशान होंगे, फिर भी लोग ज़्यादा दुखी नहीं हो रहे। लेकिन यूरोप में तो 40 और 42 डिग्री टेम्परेचर में ही लोगों का बुरा हाल हो गया है। तो आप भी सोचते होंगे कि हमारे यहाँ तो 45-50 डिग्री टेम्परेचर है, तब भी ऐसी कोई बात नहीं हो रही, तो यूरोप में ऐसा क्या है? तो इसकी दो बड़ी वजह हैं। पहला, यूरोप के घर गर्मी से बचने के लिए नहीं, बल्कि ठंड से बचने के लिए बनाए गए हैं। तो उनके जो घरों की बनावट है वो ऐसी है कि ये घर अंदर से बेहद गर्म हो जाते हैं, और इन्हें इस प्रकार से बनाया गया है कि जो अंदर की जो हीट है वो घर के अंदर ही रहे, हीट अंदर ट्रैप होकर रह जाए। इसलिए जब सर्दी का मौसम नहीं है, सर्दी के मौसम में तो ये घर पूरी हीट को अपने अंदर ट्रैप करके रखते हैं। अब बाहर जब गर्मी है और वो गर्मी में ये घर और ज़्यादा गर्म हो रहे हैं, तो इसकी वजह से लोग परेशान हैं। इसीलिए यूरोप में सब लोग अपने घरों से बाहर जा रहे हैं, घरों में कोई नहीं बैठ रहा। दूसरा, यूरोप के उत्तरी इलाकों में गर्मियों के दौरान दिन बहुत लंबे होते हैं। जून और जुलाई में स्वीडन, नॉर्वे, ब्रिटेन, जर्मनी और फिनलैंड जैसे कई देशों में 16 से 18 घंटे तक सूर्य की रोशनी रहती है, और लंबे समय तक सूर्य की रोशनी रहने की वजह से ज़मीन, बिल्डिंग्स और शहर ज़्यादा समय तक गर्म रहता है, सड़कें तपने लगती हैं, पिघलने लगती हैं। और भीषण गर्मी की वजह से फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड्स और स्पेन जैसे देशों में अब एसी और फैंस की बिक्री बहुत ज़्यादा हो रही है। एसी और फैंस खरीदने के लिए लोग इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगाकर खड़े हैं। आप फ्रांस के एक इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर की ये तस्वीरें देखिए, जहां लोग एसी और अलग अलग प्रकार के पंखे खरीद रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे इस भीषण गर्मी की वजह से अब यूरोप एयर कंडीशनर्स के लिए एक बहुत बड़ा बाजार बनता जा रहा है, और ये भारतीय कंपनियों के लिए एक सुनहरा अवसर है। विकसित भारत का विकसित भारत।
सिर्फ सपना क्यों देखें जब सपनों की कार आज ही आपके घर आ सकती है। पीएनबी कार लोन के साथ पाइए आकर्षक ब्याज दरें सिर्फ 7.55% से शुरू। ईएमआई शुरू सिर्फ 1190 रुपए प्रति लाख से। पंजाब नेशनल बैंक, the name you can bank upon. हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से। जय हो विजय हो, देश हो विदेश हो, जेके हो। देश का टायर जेके टायर। PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards at a 32 years academic legacy. Learn to lead, high quality education in management, commerce and law. ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। टेबल के ऊपर तो जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं। ये भाई साहब सब पचा देते। पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से खाता। मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ। PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards at a 32 years academic legacy. Learn to lead, high quality education in management, commerce and law. विकसित भारत का विकसित भारत। ब्रेक से पहले मैं आपको बता रहा था कि यूरोप में कितनी गर्मी पड़ रही है और वहाँ एसी और पंखों की मांग लगातार बढ़ रही है। अब इसकी वजह से एसी और फैन बनाने वाली भारतीय कंपनियां यूरोप को एक बहुत बड़े बाजार के रूप में देख रही हैं। यूरोप में दुनिया भर के मुकाबले एसी का इस्तेमाल अब भी बहुत कम होता है। जापान में 91% घरों में एसी लगा है, वहीं यूरोप में सिर्फ 20% घरों में ही एसी होता है, जबकि हमारे देश में भी 20% से कम घरों में ही एसी है। लेकिन हमारी वजह अलग है। हमारी वजह ये नहीं है कि हमारे देश में ठंडे इलाके ज़्यादा हैं इसलिए हम कम एसी लगाते हैं। हमारे देश में एसी को अफोर्ड करने वाले लोग उतने ही हैं, कम हैं, और इसलिए हमारे यहाँ सिर्फ 20% एसी हैं हमारे घरों में। लेकिन यूरोप में कम एसी लगने का कारण यह है कि यूरोप में इतनी गर्मी कभी पड़ती ही नहीं। अगर आप यूरोप में जाएंगे तो वहाँ के होटल्स में अगर आप रुकें या घरों में जाएंगे तो किसी भी घर या होटल में आपको पंखा नहीं दिखाई देगा और ना ही एसी दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ इतनी गर्मी कभी पड़ती ही नहीं कि आपको पंखे की भी आवश्यकता हो। भारत में हर साल कुल मिलाकर औसतन 1,50,00,000 रेजिडेंशियल और कमर्शियल एसीज की बिक्री होती है और चीन में हर साल 10 करोड़ एसी बाजार में बिकते हैं। लेकिन यूरोप में इस साल 1,60,00,000 एसी बिकने की संभावना है और अगर यूरोप में लगातार ऐसे ही गर्मी बढ़ती रही तो वहां एसी का बाजार 20% से बढ़कर 90% तक हो सकता है, क्योंकि लोगों के पास पैसा है और वो बहुत आसानी से खर्च भी कर सकते हैं। यानी सीधे तौर पर यूरोप में एसी की बिक्री 1.5 करोड़ यूनिट्स से बढ़कर आगे चलकर 6 करोड़ यूनिट्स सालाना हो सकती है। ये बहुत बड़ा जंप है। पिछले साल यूरोप में घरों में लगने वाले एयर कंडीशनर्स का बाजार लगभग 63,000 करोड़ रुपए का था। यूरोप के एसी बाजार में भारतीय कंपनियों की हिस्सेदारी इस समय 1% से भी कम है। यूरोप में अभी मुख्य रूप से चीन, दक्षिण कोरिया और जापान की कंपनियों के एसी बिकते हैं, लेकिन भारतीय कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। यूरोप में जिन घरों में एसी हैं उनमें से भी 80% घरों में हीट पंप एसी का इस्तेमाल होता है, जो ठंडा और गर्म दोनों कर सकते हैं। भारत में ऐसे एसी जम्मू कश्मीर और दिल्ली एनसीआर जैसे कई इलाकों और बड़े शहरों में पहले से हो रहा है, लेकिन यूरोपीय घरों के हिसाब से डिज़ाइन में अभी हो सकता है हमारी कंपनियों को कुछ नए बदलाव करने पड़ेंगे। यूरोप में एसी लगाने की लागत काफ़ी ज़्यादा है। कई पुराने और ऐतिहासिक बिल्डिंग्स में, घरों में स्प्लिट एसी लगाने की अनुमति वहाँ पर नहीं होती, इसलिए वहाँ के लिए अलग तरह के एसी डिज़ाइन हमें करने होंगे और भारतीय कंपनियों के लिए ये एक बड़ी चुनौती है। यूरोप में एसी बेचने के लिए कंपनियों को वहाँ के सभी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को पूरा करना होगा, जैसे एसी सुरक्षित होना चाहिए, कम बिजली खींचता हो और पर्यावरण के लिए बिल्कुल अनुकूल हो। भारत सरकार एसी इंडस्ट्री को स्मार्टफोन्स की तरह ही एक बड़ा एक्सपोर्ट का अवसर मान रही है और इसीलिए देश में एसी मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा हब हमारी सरकार बनाना चाहती है। आज हमारे देश में एसी के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इस सेक्टर में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI के जरिए मदद दी जा रही है। अभी चीन की कंपनियां यूरोप में जो एसी बेचती हैं
उसके निर्माण का खर्च भारतीय कंपनियों से 15 से 18% कम है, जो हमारे लिए चुनौती है। इसी साल भारत और यूरोपीय संघ के बीच यानी ईयू के बीच FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर समझौता हुआ था और इसके अगले साल से यह लागू हो जाएगा। इसके बाद AC जैसे प्रोडक्ट्स और उसके स्पेयर पार्ट्स पर टैक्स 0 हो सकता है और ऐसे में भारतीय कंपनियों के लिए यूरोप में AC बेचना आसान भी होगा और वो बहुत सस्ते में बेच पाएंगे। भारतीय कंपनियां पिछले कुछ वर्षों से यूरोप में AC और फैंस बेचने के लिए वहां के बाजार पर रिसर्च भी कर रही हैं और अब ये एक शानदार मौका है भारत की AC बनाने वाली कंपनियों के लिए यूरोप में प्रवेश करने का। अब एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। विकसित भारत का विकसित वायर। जब हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से, देश का टायर JK टायर। PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards at a 32 years academic legacy. Learn to lead, high quality education in management, commerce and law. ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। मैडम, ये KYC अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है? क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर KYC अपडेट करवाना चाहिए। होगा कैसे? बैठिए, समझाती हूँ। अगर आपके पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस करेस्पॉन्डेंट यानी BC के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें। और अगर कोई बदलाव है तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। अपना खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। बस। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। विकसित भारत का विकसित वायर। और अब आपको डिकोड के आज के एपिसोड के कुल व्यूज़ बता देते हैं। आपकी स्क्रीन के बाईं तरफ जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है वो इस समय है 5.3 मिलियन, यानी 53 लाख व्यूज़ आज के इस एपिसोड को मिले हैं। ये नंबर क्रोम DM की लाइव ट्रैकिंग से आता है, जो हमारे रियल टाइम डिजिटल व्यूज़ को आपकी स्क्रीन पर दर्शाता है। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन में एक ही नियम रखें, लोग चले जाएं तो पछताएं नहीं और अगर कभी वापस आएं तो उन्हें अपनाएं नहीं। नमस्कार।